प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। मोदी जिस वक्त लाल किले पर भाषण देने पहुंचेंगे, उस वक्त यकीनन उनके दिलो दिमाग में उन चुनौतियों और उन उम्मीदों की तस्वीर होगी जिसे पूरा करने के सपने उन्होंने दिखाए हैं और जिस पर भरोसा करके देश की आवाम ने उनके हाथ में देश की बागडोर को सौंपा है। इसे लेकर मोदी गंभीर हैं, लिहाजा 15 अगस्त के लिए उनके भाषण को तैयार करने में 4 मंत्री पसीना बहा रहे हैं ताकि 15 अगस्त का भाषण न हो, बल्कि उसके अश्क में देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदें साकार होते दिखाई दे। पंद्रह अगस्त यानी आजादी का दिन, वो दिन जब गुलामी की जंजीरें टूटी थीं और देश को दिखा था एक नया सवेरा। पहला कर्तव्य, पहला फर्ज किसी मुल्क के लिए, किसी कौम के लिए क्या होता है? पहला फर्ज है अपनी आजादी को मजबूत करना, कायम रखना। सवेरा उम्मीदों का, सपनों का, बेहतर कल का। साल 1947 हो या फिर 2014, वक्त बदल गया है, देश की तस्वीर भी बदल गई है, सपनों का दायरा भी बदल गया है, लेकिन सपने वो आज तक नहीं बदले, बल्कि उनका दायरा और भी बढ़ गया है। अब सवाल सिर्फ रोटी कपड़ा मकान जैसी बुनियादी जरूरतों के सपने भर का नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सुरक्षा, कृषि, अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा जैसे तमाम सपनों की फहरिस्त इसमें जुड़ गई है। हर तरक्की ने एक नया सपना दिखाया है, लिहाजा 67 साल बाद सपनों की डगर ज्यादा मुश्किल है। रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाले को रेल की मुसीबतों का जितना पता होता है, उतना रेल मंत्रियों को भी पता नहीं होता है। देश की समस्याओं के हल ढूंढने में लगा रहता हूं। सबका साथ, सबका विकास देश की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उठाएंगे कदम। याद करिए, महज कुछ महीने पहले इन भाषणों को जब जनसैलाब में गूंजते नमो नमो के नारों के बीच एक बुलंद आवाज में देश ने सुनी थी सपनों की नई परिभाषा। सपना दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में शामिल होने का, सपना हर हाथ को रोजगार का, सपना महंगाई से मुक्ति का, सपना एक विकसित हिंदुस्तान का। इन सपनों में अवाम को ईमानदार कोशिश नजर आई तो देश की जनता ने भरोसा किया और इस बुलंद आवाज के मालिक को अपने सपनों का रहनुमा बनाकर देश की सत्ता सौंप दी। 2.5 महीने पहले बनी नई सरकार ने आने के साथ ही धड़ाधड़ फैसले भी किए। रेल बजट और आम बजट के जरिए अपना रोडमैप देश के सामने रखा, लेकिन इस सब के बीच बेलगाम महंगाई को लेकर आलोचनाओं की तलवारें भी खिंची। आमतौर पर हर सवाल का जवाब देने वाले मोदी अमूमन खामोश रहे। शायद 15 अगस्त के उस ऐतिहासिक पल के लिए अपनी ऊर्जा बचा कर रखी है ताकि सिलसिलेवार तरीके से सरकार की उपलब्धियों के सहारे देश को ये बता सके कि थोड़ा इंतजार करो, अच्छे दिन जरूर आएंगे। सरकार ने इसके लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है, जिसमें स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, अनंत कुमार और पीयूष गोयल शामिल हैं। ये चारों मंत्री अलग अलग विभागों से कोऑर्डिनेट करके भाषण तैयार करेंगे, जिसमें सरकार के अब तक के कामकाज, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लिए गए फैसले, बजट की खूबियां, महंगाई को रोकने के लिए अब तक के उपायों की झलक दिख सकती है। सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि 2 महीने में सरकार ने क्या किया, किस फ्रंट पर कामयाबी मिली है, आने वाले दिनों में सरकार की सोच और सरोकार क्या होंगे। इस भाषण में ढांचागत विकास, कौशल विकास, रोजगार सृजन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा, बुलेट ट्रेन पर काम, गंगा परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना जैसी योजनाओं का जिक्र भी हो सकता है और इन योजनाओं पर कितना काम आगे बढ़ा है ये भी बताया जा सकता है। नई सरकार को वक्त काफी कम मिला है, लिहाजा कवायद ये हो रही है ताकि जनता तक ये संदेश दिया जाए कि इतने कम वक्त में सरकार ने क्या किया। उदाहरण के लिए कुछ खास फैसलों और सुझावों को सरकार अपनी उपलब्धि मान सकती है। पीयूष गोयल बिजली को लेकर किए जा रहे काम का ब्यौरा भाषण में शामिल कर सकते हैं। दिल्ली यूपी में बिजली संकट को लेकर केंद्र की रणनीति क्या रही है ये बताया जा सकता है।
तो स्मृति ईरानी के खाते में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव, डीयू के कोर्स में बदलाव और मोतिहारी में कम वक्त में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना का फैसला जैसी उपलब्धियां गिनाई जा सकती हैं। पैनल में शामिल रविशंकर प्रसाद जजों की नियुक्ति के लिए कमीशन पर सुझाव और ई गवर्नेंस IT नीतियों पर मंत्रालय की कामयाबी को शामिल कर सकते हैं। तो अनंत कुमार उर्वरकों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों को उपलब्धियों में शामिल कर सकते हैं। वित्त मंत्री टैक्स छूट बढ़ाने, इंश्योरेंस, रेलवे और रक्षा में FDI को लेकर सरकार की रणनीति बता सकते हैं। पंद्रह अगस्त को होने वाले मोदी के भाषण को ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, ताकि 11 साल बाद लाल किले की प्राचीर से निकली बुलंद आवाज न सिर्फ जनता के दिलो दिमाग पर असर करे, बल्कि उन सपनों की विश्वसनीयता और उम्मीद मजबूत हो जिसमें अच्छे दिनों की तस्वीर दिखाई गई थी। दरअसल अच्छे दिनों के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं, परिभाषा भी अलग होती है। एक गरीब के अच्छे दिन सिर्फ 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होने से आ सकते हैं। तो एक उद्योगपति के लिए अच्छे दिनों का मतलब उसके बिजनेस में मिलने वाली सहूलियतों से होता है। एक किसान के अच्छे दिन तब आते हैं जब उसे फसल की अच्छी कीमत मिलती है। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के अच्छे दिन तब आते हैं जब उसकी रोटी दाल से लेकर घर के किराए, बच्चों की फीस तक का बजट जेब के बाहर नहीं जाता। जाहिर है ये उम्मीदें छोटी ही सही लेकिन जरूरी हैं। हर आईने में अच्छे दिनों की अलग तस्वीर है, जिसे पूरा करना उस तंत्र के हाथ में होता है जिसे जनता ने चुनकर लोकतंत्र के मायने सार्थक किए हैं। मोदी सरकार ने आने के साथ ही किसानों, युवाओं, छात्रों, उद्योगपतियों, मध्यम वर्ग, हर तबके के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही दी है कड़वी दवा की घूंट भी, जिसके सियासी असर से सरकार बच नहीं सकती। सत्ता और सियासत दोनों एक साथ साधना आसान काम नहीं होता। बीते 2.5 महीनों में मोदी सरकार ने जनता को जो कड़वी दवा की घुट्टी पिलाई है, उसका सियासी असर न दिखे, इसके लिए केंद्र सरकार को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसका एक आसान रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, जिसकी 73 सीटों ने लोकसभा के चुनाव में मोदी और बीजेपी दोनों की किस्मत चमका दी थी। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक कामयाबी मिली। जनता ने जी खोलकर नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया और एनडीए को 73 सीटें दिलाई। देश में 3 दशकों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जाहिर है उत्तर प्रदेश को नरेंद्र मोदी सरकार से ढेरों उम्मीदें हैं और 15 अगस्त को होने वाले उनके भाषण पर उत्तर प्रदेश के आवाम की नजर भी रहेगी। उत्तर प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी के भाषण की एक-एक लाइन में अपने हिस्से के अच्छे दिनों की तलाश जरूर करेगी। दिल्ली की सत्ता की गलियारों में दस्तक देने के लिए उत्तर प्रदेश का दिल जीतना जरूरी है। 80 लोकसभा सीटों वाले इस प्रदेश ने जिसे भी ताकत दी, दिल्ली उसी के इशारों पर चलने को मजबूर हो गई। इस दफे अवाम ने मोदी पर भरोसा किया है तो यकीनी तौर पर उस भरोसे की कसौटी पर खरा उतरना मोदी के लिए बड़ी चुनौती है। लिहाजा 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी बतौर देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे तो उत्तर प्रदेश भी बड़े गौर से उन्हें सुनेगा।
और ये समझने की कोशिश करेगा कि जिस शख्सियत के सपनों में उम्मीदों का समंदर नजर आया था, उस समंदर में उसकी कश्ती किस मुहाने पर खड़ी है। हालांकि बीते 2.5 महीनों में मोदी सरकार ने यूपी पर मेहरबान होने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। आम बजट में यूपी के हिस्से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट, बुनकरों के लिए योजनाएं, नदी घाटों का सौंदर्यीकरण, लखनऊ मेट्रो परियोजना के लिए टोकन मनी जैसी योजनाएं दी गई हैं। वहीं नमामि गंगा मिशन के लिए निर्धारित 2037 करोड़ में से सबसे ज्यादा रकम यूपी में ही खर्च होनी है। नई सरकार ने इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जलमार्ग विकसित करने के लिए 4200 करोड़ रुपए भी दिए हैं। वहीं देश में बनने वाले 8 बड़े टेक्सटाइल क्लस्टर्स में से 3 यूपी के हिस्से आए हैं, जो वाराणसी, बरेली और लखनऊ में बनेंगे। राष्ट्रीय विरासत योजना में मथुरा को शामिल किया गया है, तो पूर्वांचल में एम्स का ऐलान भी हो चुका है। वहीं रेल बजट में कई नई ट्रेनों के अलावा गोमती नगर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करने समेत कई योजनाएं हैं। यूपी की लंबित परियोजनाओं के लिए यूपी के हिस्से 2072 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यानी यूपी पर मेहरबानी लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, लेकिन बावजूद उम्मीदें अभी बाकी हैं। उम्मीदें उन सपनों के पूरा होने की जिन्हें सरकार बनाने से पहले और सरकार बनाने के बाद दिखाया गया है। गंगा हो या बुनकर, बौद्ध सर्किट हो या पर्यटन, हर मोर्चे पर किए वादों की रफ्तार क्या है, वो कहां तक पूरे हो रहे हैं, ये जानने की उत्सुकता सबको है, खासकर बनारस को सबसे ज्यादा। राष्ट्रीय राजनीति में अपने पारी की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से ही की है, लिहाजा वाराणसी को मोदी से खासी उम्मीदें हैं। अच्छी बात यह है कि मोदी भी वाराणसी की उम्मीदों को लगातार पूरा करने में जुटे हुए हैं, फिर चाहे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का रोड मैप हो या फिर शहर की विरासत को बरकरार रखते हुए उसके सौंदर्यीकरण का। बनारस ने नरेंद्र मोदी को 3.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दिलाई और उन्हें शानदार तरीके से दिल्ली की सत्ता का हकदार बना दिया। सो मोदी इसे भूले नहीं हैं। आम बजट में कई ऐसी योजनाएं शामिल की गई हैं जो सीधे सीधे यूपी, खासकर बनारस के हिसाब से ज्यादा मुफीद है। फिर चाहे वो गंगा की सफाई को लेकर शुरू की गई परियोजना हो या फिर बौद्ध सर्किट के विकास का ऐलान, टेक्सटाइल क्लस्टर और बुनकरों के विकास के लिए घोषित योजनाओं का फायदा भी बनारस के लोगों को सबसे ज्यादा होगा। यानी बनारस को लेकर मोदी का प्रेम हिलोरे मार रहा है। मोदी ने बनारस के विकास के लिए पूरा फोकस रखा हुआ है। यही वजह है कि बनारस में मिनी पीएमओ भी स्थापित हो रहा है। यानी उम्मीदों की तस्वीर से यहाँ धुंध छट रही है। लेकिन बाकी यूपी का क्या, बुंदेलखंड हो या फिर पूर्वांचल, चीनी का कटोरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर अवध की विरासत, तमाम ऐसे मसले हैं जिन्हें लेकर यूपी की आवाम दिल्ली की ओर देख रही है। ये और बात है कि नई सरकार की योजनाओं में लगभग सबको कवर करने की कोशिश की गई है। बावजूद इसके उम्मीदें कई मोर्चों पर हैं। किसानों को जहां फसलों की अच्छी कीमत चाहिए, तो वहीं छात्रों को अच्छे शिक्षण संस्थान, युवाओं को रोजगार की उम्मीद है, तो मध्यम वर्ग को महंगाई से राहत की। शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी यूपी को खासी उम्मीदें हैं, तो बुनियादी ढांचे के विकास में भी मोदी सरकार से लोग आस लगाए बैठे हैं। दरअसल मोदी ने चुनावों के दौरान अपने भाषणों में अक्सर पलायन का दर्द बयान किया है। मोदी ने चुनावी भाषणों में हर बार ये कहा है कि आखिर रोटी की तलाश में कोई बेटा अपनी मां से दूर क्यों जाए। क्या उसे घर बैठे रोटी नहीं मिल सकती? यूपी के पूर्वांचल और बुंदेलखंड के युवाओं का पलायन एक बड़ी समस्या है और इसे रोकने का सिर्फ एक उपाय है, समग्र विकास। समग्र यानी हर मोर्चे पर। और इस विकास के रोड मैप को समझने और जानने की हसरत सबके दिलों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी झलक भी दे दी है। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान मोदी ने इसका इशारा दे दिया है कि उनका एजेंडा और उनका लक्ष्य क्या है। आखिर 60 दिनों में उन्होंने किया क्या है। पिछले 2 महीनों के अनुभव से मैं विश्वास से कहता हूं साथियों, मैं दिल्ली की दुनिया से बहुत नया व्यक्ति,
पार्लियामेंट की ज्योग्राफी भी नहीं जानता था, लेकिन जब विचार आता था तो फिर मुझे 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद की अनुभूति होती थी। और 60 दिन के अनुभव के बाद मैं कह सकता हूं, भाइयों, देश की जनता की आशा आकांक्षा को बहुत भली भांति हम पूरा करेंगे। लाल किले की प्राचीर से देश को संदेश देने के पहले नरेंद्र मोदी का एक खास भाषण यूं तो बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के मौके पर था, लेकिन अपने तकरीबन आधे घंटे के संबोधन में मोदी ने साफ कर दिया कि वो भूले नहीं है अपने वादे, वो भूले नहीं है अपने इरादे, वो भूले नहीं है वो सब कुछ जो कुछ महीने पहले तक खम ठोक कर वो कहा करते थे, बल्कि आज भी न केवल उस पर कायम है बल्कि आने वाले दिनों में अच्छे दिनों की तस्वीर दिखाने की बुनियाद भी तैयार कर रहे हैं। और शायद लोगों का आश्चर्य होगा कि चुनावी घोषणा पत्र के इतने सारे मुद्दे पहले ही बजट में आ जाएं और उसको लागू करने के लिए एक रोडमैप तैयार हो जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 60 दिन में इतना तेजी से चीजें बदलना शुरू हो जाए, मैं हैरान हूं। जो लोग 60 साल कुछ नहीं कर पाए वो 60 दिन में हमारा हिसाब मांग रहे हैं। दरअसल लाल किले की प्राचीर से भाषण के पहले नरेंद्र मोदी का एक खास भाषण ये समझाता है कि 15 अगस्त को मोदी का फोकस कहाँ रहेगा। ये भाषण बताता है कि आखिर सरकार की रणनीति क्या है और आखिर क्यों उनके लाल किले के पहले भाषण का इंतजार पूरे देश को है। हमारी दिशा सही है, हम कलियां नहीं हैं जो हवा के झोंके हमें झुका दें। हम एक विकसित वटवृक्ष है जो अनेकों को छाया देने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा यानी साफ है सरकार पूरी तरह से तैयार है, वरना कब ऐसा हुआ है जब सिर्फ एक भाषण को तैयार करने के लिए मंत्रियों की फौज पसीना बहाने पर मजबूर हो जाए। साफ है महज 2.5 महीनों के छोटे से कार्यकाल में मोदी सरकार ने गिनाने के लिए फेहरिस्त तैयार कर ली है। ये फेहरिस्त सिर्फ थोथी बयानबाजी ही नहीं बल्कि तथ्यों के साथ होगी। तो इंतजार करिए लाल किले के ऐतिहासिक भाषण का, क्योंकि इस बार सिर्फ भाषण नहीं बल्कि देश के भविष्य का एजेंडा सामने रखने की तैयारी है। लाल किले पर भाषण एक परंपरा भले ही है, लेकिन ये परंपरा इस बार खास बन गई है क्योंकि निगाह नरेंद्र मोदी पर होगी, जिनकी भाषा शैली, जिसका अंदाज देश के अवाम में उम्मीद ही नहीं पैदा करता बल्कि उसको पूरा करने का भरोसा भी देता है। जाहिर है अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री इन उम्मीदों की अहमियत को समझेंगे और 15 अगस्त का भाषण सिर्फ भाषण नहीं बल्कि एक ऐसा दस्तावेज होगा जो देश के सुनहरे भविष्य की तस्वीर दिखाएगा।